हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अभिभव व्युत्क्रम से रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना, यानी कि टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैखिक समीकरण के बारे में। तो रैखिक समीकरण निकाय हम लोग कब कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समीकरण एक साथ दिए हों तब ना। तो रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिए हो, हम n चर ले लेते हैं। n चर हो, मान लीजिए आपके पास चर क्या है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x1 y1 x1 x2 x3 ऐसे करके कहाँ तक ले लेते हैं xn तक में n रैखिक समीकरण। जितने चर होते उतने रैखिक समीकरण होते हैं ना जी। रैखिक समीकरणों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे जी? चलिए देखिए हम लोग किस तरह से। हम लोग यहां पर लेते हैं a11 x1 a12 x2 ऐसे करके a1n xn इक्वल टू में मान लीजिए b1 ले लेते हैं। उसी तरह से a21 x1 ये कांस्टेंट है, a11 a12 ये जो है, चूंकि हम लोग मैट्रिक्स की बात करें इसलिए मैट्रिक्स के एलिमेंट के यहाँ फॉर्म में हम लोग इसको दिखा रहे हैं। a22 x2 ऐसे करके a2n xn इक्वल टू में मान लीजिए b2 है। इसी तरह से ये आगे बढ़ के हो जा रहा है an1 x1 an2 x2 ann xn, क्योंकि देखिए इसमें n चर है और n समीकरण है, इसलिए इस तरह से ये हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे तो इसको अगर मैट्रिक्स रूप पे लिखना होगा तो एक अभिभव a लेंगे। वो अभिभव क्या होगा जी? तो इसमें जितने भी चर के कोफैक्टर्स दिख रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसमें लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे x1 के कोफैक्टर को पहले वाले कॉलम में लिखा जाता है, उसी तरह से x2 के फैक्टर को सेकेंड वाले कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है ना जी, an2। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर xn के कोफैक्टर को nth वाले कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है ना जी, ठीक है। तो ये n बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अच्छा, x जो होगा x, ये भी एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें सिर्फ इसमें जो चर है वही सब होंगे, x1 x2 x3 ऐसे करके कहाँ तक xn तक। एक क्या जी, ये एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। और एक मैट्रिक्स और लेंगे b, जो कि ये जो कांस्टेंट दिए गए ना इक्वल में, इसको लेंगे b1 b2 b3 b4 bn तक, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब देखो, अगर आप इस a में x से गुना करो और इक्वल टू b लिख दो तो ये फिर हमारा वही आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा। देख लीजिए इस रॉ में इस कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, और इक्वल टू में संगत अवयव b1 के इक्वल होगा। इसके ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसका पहला एलिमेंट पहले वाले के, दूसरे वाला दूसरे, संगत अवयव बराबर होंगे ना जी। तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आएगा और इक्वल टू में ये b2 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रूप में हम लोग इसे लिखते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ जो ये जो b का वैल्यू जो देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ b1 b2 b3 ये सब जो देख रहे हैं, अगर याद रखना कि ये b1 b2 b3 ये जो भी है bn, सभी के सभी मान लो शून्य हो, सभी के सभी शून्य हो, सभी 0 0 0 हो, तो इस तरह के जो समीकरण निकाय है, जो ऊपर हमने समीकरण निकाया था, उसको हम लोग समघात समीकरण निकाय कहते हैं। समघात या समघातीय रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं, ठीक है। यानी कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखना। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक जीरो नहीं हो रहा है, b1 b2 b3 कम से कम एक जीरो ना हो,
इनमें से अगर कम से कम एक जीरो हो तो उसको क्या कहते हैं, असमघात। असमघात समीकरण निकाय कहा जाता है, असमघात रैखिक समीकरण निकाय कहेंगे। ठीक है ना जी। तो ध्यान रखना कि यहाँ इक्वल में आपके समीकरण में ये जो इक्वल में दिए गए इन कांस्टेंट में से कोई भी एक कम से कम जीरो नहीं होता है तो असमघात होगा, नहीं तो अगर सब जीरो हो जाते हो तो वो समघात होता है। ठीक है ना जी। हमारे यहाँ एक्सरसाइज में 2 या 3 चर वाले ही रैखिक समीकरण निकाय दिए होंगे। अगर 2 चर वाले हैं तो देख लीजिए, अगर 3 चर वाले हैं तो भी देख लीजिए। a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू में मान लीजिए यहाँ पे दे दे d1, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल टू में दे दे d2, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल टू में दे दे d3। तो यहाँ a इक्वल टू में क्या लेना होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है। x क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल 3 ही है, x y z वाला कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर b मैट्रिक्स क्या होगा, d1 d2 d3, यानी कि यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ax हो जाएगा b के इक्वल। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब ये असमघात रैखिक समीकरण दिए हो तो, समीकरण निकाय दिए हो तो असमघात यानी कि d1 d2 d3 में से कम एक कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। समघात वाले पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, वो अभी हमें 12th में यूज नहीं होगा। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे बुक में नहीं दिया है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। असमघात के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अब हम लोग जानते हैं पढ़े हुए 10th क्लास में कि जब आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो या 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय भी हो तो उन दोनों के लिए हम लोग जानते हैं कि हलों की संख्या किसी में अद्वितीय हल होते हैं, किसी में अनेक हल होते हैं और किसी में कोई हल भी नहीं होता है। ठीक है ना जी, ये हम लोग जानते हैं, पढ़े ना जी। तो यहाँ पर भी इन समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा और अनगिनत हल भी होंगे। तो कब अद्वितीय हल होगा, कब अनगिनत हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा। तो a इनवर्स का अस्तित्व होगा ना जी, a इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हमारे पास ax इक्वल टू में b है, ax किसके इक्वल है, b के। तो a इनवर्स दोनों तरफ ले लेते हैं, a इनवर्स दोनों तरफ ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर साहचर्य नियम लगाते हैं। साहचर्य नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे साहचर्य नियम से a इनवर्स इंटू a x इक्वल टू में a इनवर्स b। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो जाएगा और आइडेंटिटी इंटू में x इक्वल टू में a इनवर्स b, यानी कि यहाँ से हमें x मैट्रिक्स जो होगा वो a इनवर्स b के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना कि जब a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो x इक्वल टू में a इनवर्स b होगा और यहाँ से इसके अद्वितीय हल होंगे। यानी कि हमें एक पॉइंट मिल गया कि यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और उसको निकालने के लिए क्या तरीका हो गया, x इक्वल टू में a इनवर्स b, ये फॉर्मूला हो गया। यानी करना क्या होगा कि पहले a का इनवर्स निकालना होगा और इस b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो यहाँ पर इस x का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि हमें x y z जो वेरिएबल थे उनके वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तथा एडजॉइंट ऑफ a के साथ b का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं हो तो यानी कि 0 यानी कि शून्य अवयव के इक्वल नहीं हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरी बात कि यदि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो तथा एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b एक 0 मैट्रिक्स हो तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल या अनगिनत हल होंगे।
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप इसमें क्वेश्चंस को बना पाइएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, x माइनस का 2y इक्वल टू 4 और दूसरा देते हैं माइनस का 3x प्लस का 5y इक्वल टू -7। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स ले लेना होगा। लेट ए मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई की गुणक 1 - 2 - 3 5। एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, और यहाँ पर बी क्या होगा 4 और -7, यही एलिमेंट, ये भी कॉलम मैट्रिक्स के रूप में। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनवर्स निकालना होगा ना इसका, देखो 5 और माइनस का 6 -1 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो पहले चेक कर लेंगे। अब इसका ए इनवर्स निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, आपको कोफैक्टर निकालने आता ही है, आप पढ़े हुए हैं, मैंने बता रखा है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। ए 2 2 इसको ढकेंगे, 1 आ जाएगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 2 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 3 2 1, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू में क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई -1 और यहाँ पे 5 2 3 1, ये -1 में -1 माइनस अंदर लगाते हैं, -5 -2 -3 -1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू में होता है ए इनवर्स बी। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे x वही एक्स वाई वाला एक कॉलम मैट्रिक्स है, ए इनवर्स यही है, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर b कितना था जी, तो b आपका था 4 और -7। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, है ना, इस मैट्रिक्स में, इस रॉ में, इस कॉलम से, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 और प्लस का 14, इस रॉ में इस कॉलम से, तो माइनस का 12 और प्लस का 7। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा कि नहीं, एक्स वाई, और इधर आ गया आपका माइनस का 6 और माइनस का 5। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देंगे, x इक्वल टू में माइनस का 6 और y इक्वल टू में -5। तो इस तरह से हमारे पास रैखिक समीकरण निकाय दिए होंगे, तो उनको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।